Hello students, welcome once again to today's session. In today's class, we will discuss about the colloidal state and the classification of colloidal state. Okay, so the colloidal state is a very important topic in this chapter. Now, what is colloidal state? The colloidal state is an intermediate state of true solution and suspension. What does it mean? सपोज आपके पास कोई सॉल्यूट पार्टिकल है और आपके पास कोई सॉल्वेंट है। जब आपने इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो आपको एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर मिला जो ट्रांसपेरेंट है, या फिर आप उस सॉल्यूशन को देख के ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ओके, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व बाई नेकेड आइज। तो अगर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसके अपोजिट अगर हम मान लीजिए सेंड को इस वाटर के अंदर मिक्स करें, मिट्टी को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हम सेंड पार्टिकल्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। तो उस केस में आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द सेंड पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर। सो इस डिपोजिशन को ही हम बोलते हैं सस्पेंशन एंड दीज काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड सस्पेंशन. Now, what are colloid? Colloid are the intermediate state between the true solution and suspension. Means colloidal state में जो size of solute particle है वो true solution के comparison में larger होगा but suspension के comparison में smaller होगा. Okay, so हम देखते हैं differences between true solution, colloidal solution and suspension. सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की। ये आपको ध्यान रखना है, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, बट सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? इट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना है. The particle size exists between 1 to 1000 nanometer in the case of colloidal state or colloidal solution. Next, filtration, यानी अब जब आप उसको फिल्ट्रेट करोगे तो ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिल्टर पेपर में से सॉल्यूट पार्टिकल भी जो है वो पास हो सकते हैं. बट सस्पेंशन के केस में ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से भी आप उसको फिल्ट्रेट कर सकते हो, और कोलॉइडल केस में आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो है रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी जो फिल्टर पेपर होगा वो एक अच्छी एफिशिएंसी वाला अल्ट्रा फिल्टर पेपर होना चाहिए. इसको अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ अल्ट्रा फिल्टर पेपर. देन आफ्टर दैट सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स मीन जब आप सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए जो है होल्ड रखो तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या सेटल होंगे, यानी बॉटम में जमा होंगे या नहीं होंगे. तो इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देयर इज़ नो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. इन द केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स विल सेटल ओनली आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन. मीन्स अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, उसको आप एक सर्कुलर मोशन में जब आप उसको मूव कर रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, इन दैट केस जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे. बट जो सस्पेंशन है वो नॉर्मली आफ्टर सम टाइम ग्रेविटी की वजह से ही बॉटम में जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं. आफ्टर दैट अपीयरेंस की अगर बात करें तो ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है. जब तक आप उसको टेस्ट ना करो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें शुगर डिज़ोल्व है या सॉल्ट डिज़ोल्व है. हाँ, बट अगर सॉल्यूट पार्टिकल कलरफुल है, कुछ कलर कंटेनिंग है,
उस केस में ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। देन सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज़ ओपेक, मीन्स उसकी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी कम होती है। बट कोलॉइडल की बात करें तो कोलॉइडल में और मे नॉट बी ट्रांसपेरेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद में टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी विंडो में से जब सनलाइट आती है तो आपको जो सैंड के पार्टिकल्स हैं या एयर में जो इन्फ्यूज्ड पार्टिकल्स हैं वो आपको चमकते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो ये जो लाइट का पाथ जो आपको विजिबल होता है किसी कोलॉइडल स्टेट के अंदर, क्योंकि जो एयर है हमारे चारों ओर का जो भी एटमॉस्फेयर है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। तो स्कैटरिंग जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स शो करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो स्कैटरिंग शो नहीं करेगा, लेकिन जो सस्पेंशन है वो भी स्कैटरिंग के फिनोमेना को शो करता है। ओके, देन आफ्टर दैट डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स जब आप मिक्स करते हो पार्टिकल को तो वो डिफ्यूज़ होने में कितना टाइम लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में डिफ्यूजन रैपिडली होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में डिफ्यूजन स्लोली होगा, और सस्पेंशन के केस में कोई डिफ्यूजन जो है वो शो नहीं होगा। ओके, देन आफ्टर दैट ब्राउनियन मोशन। व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? आपने अगर जो विंडो में से सनलाइट आती है, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन पे फोकस कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो पार्टिकल जो है वो रैंडम मूव करता है या जिगजैग मूव करता है। इसी रैंडम मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, सो it is called as Brownian motion. Okay, so true solution में there is no Brownian motion. In colloidal solution it is the characteristic property, that means they show Brownian motion, but suspension also may show Brownian motion sometimes. Okay, then after that nature. True solution is homogeneous, means the concentration is same throughout the solution. The colloidal solution is heterogeneous, means the concentration is not similar throughout the solution. And in suspensions also the nature is heterogeneous. Okay, so these are some differences between true solution, colloidal solution and suspension. Take a screenshot of this and note it down. Okay, now हम बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम 3 क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का क्या मतलब है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा। देन सेकेंड वन इज़ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. This is the second basis of classification. And the third one is type of particle of the dispersed phase. देखिए, जैसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो आप जानते हो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से, करेक्ट। देयर इज वन कंपोनेंट विच इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड देयर इज वन कंपोनेंट विच इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बट जब हम कोलॉइडल स्टेट की बात करते हैं देन सॉल्यूट के लिए हम एक वर्ड यहाँ पे डिसाइड करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट के लिए जो वर्ड असाइन है वो है डिस्पर्शन मीडियम। ओके, so dispersed phase and dispersion medium is nothing but it is the replacement of the terms solute and solvent in the case of colloidal states. Okay, so आपको ध्यान रहेगा dispersed phase हम किसको बोल रहे हैं और dispersion medium हम किसको बोल रहे हैं। Dispersion medium can be correlated with the solvent
and dispersed phase can be correlated with the solute. ओके, सो 3 बेसिस है क्लासिफिकेशन के, 1 by 1 हम हर तरह के क्लासिफिकेशन को जो है वो कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। सेम टाइप का क्लासिफिकेशन हमने जो सेकंड चैप्टर था सॉल्यूशन वाला उसमें भी पढ़ा था। वहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। यहाँ भी हम सेम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बट जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल कोलॉइडल स्टेट का होना चाहिए। ओके, सो देखिए, फर्स्ट वन है सॉलिड इन सॉलिड, दैट विल बी कॉल्ड सॉलिड सोल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जेम स्टोन्स। तो जितने भी जेम स्टोन्स हैं जैसे कि एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, ये सभी के सभी सॉलिड सोल है, यानी सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद में सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज़ कॉल्ड सोल। फॉर एग्जांपल पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, ये सभी सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल हैं। या जो स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च, दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड इन लिक्विड सोल। देन आफ्टर दैट सॉलिड इन गैस। नाउ गैस में कुछ भी डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एरोसोल। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मोक, डस्ट, that is the example of aerosol. Then after that liquid in solid. So solid in liquid is called sol and liquid in solid is called gel. For example cheese, jellies, these are the example of liquid in solid type of colloidal solution. Then after that liquid in liquid. So in the case of colloidal solution, liquid in liquid is called emulsion. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम, बटर एट्सेट्रा। यहाँ पे एक लिक्विड जो है वो उसकी नेचर होगी ऑयली, दैट मीन्स ऑयल बेस्ड, और दूसरा जो लिक्विड होगा वो वाटर टाइप का जो है स्ट्रक्चर रखता है। तो ये ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज़ कोलॉइडल मिक्सचर। तो जो मिल्क है, मिल्क में ऑयल इज डिजॉल्व इन वाटर, है ना। सो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड colloidal solution which is called emulsion. Then after that liquid in gas. So liquid in gas again is called aerosol. For example fog, mist, cloud, insecticide spray. अब देखिए solid in gas ये भी aerosol है और liquid in gas ये भी aerosol है। दोनों का नेम सेम है बट जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, डस्ट। तो एयर के अंदर, स्मोक के अंदर और डस्ट के अंदर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज यूज़ हो रहे हैं, बट इन द केस ऑफ लिक्विड इन गैस इट इज़ फॉग, मिस्ट, क्लाउड। दैट मीन्स जो वाटर वेपर्स है या जो लिक्विड पार्टिकल्स है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द डिस्पर्स्ड phase. So there is some difference between these two aerosols. Keep this thing in mind. Now next is gas in solid. So gas in solid is called solid foam. Okay, solid foam. For example pumice stone, foam rubber, sponge, etc. Then gas in liquid, and gas in liquid is called foam. Okay, so gas in solid is called solid foam and gas in liquid is called foam. For example froth, whipped cream, soap leather, etc. Okay, so इस क्लासिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, अगर किसी सोल की हम बात करें, सोल का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, तो अगर वो लिक्विड वाटर है तो उसको हम एक्वासोल कहेंगे या हाइड्रोसोल कहेंगे। ओके, और अगर ये अल्कोहल है तो हम उसको एल्कोसोल कहेंगे। सो ये भी कुछ जनरल डेफिनेशंस है, टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रख लेंगे। व्हाट इज़ एल्कोसोल, व्हाट इज़ हाइड्रोसोल, व्हाट इज़ एक्वासोल।
So if the dispersion medium is water, then it may be considered as aquasol or hydrosol, but if the dispersion medium is alcohol, then we will term it as alkosol. So this is the classification based on the physical state of dispersion phase and dispersion medium. Okay, so यहाँ पे लिखा है dispersion phase का मतलब है like solute and dispersion medium का मतलब है like solvent. ओके, सो यहाँ पे आपको solute and solvent टर्म्स को यूज़ नहीं लेना है, आपको dispersed phase and dispersion medium इन टर्म्स को यूज़ लेना है. ओके, अब देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. अगर डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो उसको हम बोलेंगे लायोफिलिक, और अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में रिपल्शन फोर्स है तो उसको हम बोलेंगे लायोफोबिक. नाउ लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग or solvent loving, and lyophobic means solvent repelling. Okay, suppose this is your dispersed phase and this is your dispersion medium. तो अगर A और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज लायोफिलिक, और लायोफिलिक सॉल्यूशन को आप डायरेक्टली B में A को मिक्स करके बना सकते हो सिंपली. बट अगर A और B के बीच में रिपल्शन है उस केस में A को आप डायरेक्ट B में मिक्स करके कोलॉइडल स्टेट इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे. उस केस में आपको एक थर्ड एजेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे स्टेबिलाइजिंग एजेंट. ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना. अब देखिए, अगर वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम आप काम में ले रहे हो तो इस लायोफिलिक और लायोफोबिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस टर्म से? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. ओके, सो देखिए वन बाय वन हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को कवर करते हैं. देखिए, लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होंगे? द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट अफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स. यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक ग्रेट अफिनिटी है या अट्रैक्शन फोर्स है. Then such solution are easily formed by directly mixing of dispersed phase into dispersion medium. यानी ऐसे solutions को आप डायरेक्ट A और B को मिक्स करके बना सकते हो. आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्शन या कोई भी स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली आपको मिक्स करना है सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर. Then these colloidal solution, even if precipitated, change back to the colloidal form simply by adding dispersion medium. Therefore, lyophilic colloids are reversible in nature. तो देखिए, अगर लायोफिलिक कोलॉइड जो है वो अगर प्रेसिपिटेट हो जाए, अब प्रेसिपिटेट जो टर्म है उसको अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन. सो अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए, आप यूँ समझ लीजिए कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो फिर से आप डिस्पर्शन मीडियम को ऐड करके कोलॉइडल सॉल्यूशन को वापस से बना सकते हो. इसलिए दिस काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर रिवर्सिबल. इसको ध्यान रखना है. देन दीज सोल आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड एज डिस्कस्ड लेटर. स्टेबल होते हैं ये वाले जो सोल हैं और जल्दी से कोएगुलेट नहीं होंगे. सो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, प्रेसिपिटेशन एंड कोएगुलेशन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं. इसको आगे की क्लासेस में हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के, जैसे ग्लू है, जिलेटिन है, स्टार्च, प्रोटीन्स, रबर एट्सेट्रा. तो ये एग्जांपल्स को आप ध्यान रखना. और ये हुआ लायोफिलिक कोलॉइड्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे क्या? एक तो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. दूसरा,
दोनों को डायरेक्टली मिक्स करके बना सकते हैं। थर्ड, रिवर्सिबल होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, ये स्टेबल है, जल्दी से कोएगुलेट नहीं होगा। लायोफोबिक कॉलॉइड की अगर बात करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी रिवर्स होंगी। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है लायोफोबिक में। द कॉलॉइड सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव नो अफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। अब जब इन दोनों के बीच में अफिनिटी नहीं है तो आपको एक थर्ड पार्टिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा जो उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करेगा या मेंटेन रखेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। तो लास्ट पॉइंट देखिए, सच सॉल्यूशन आर normally unstable and are stabilized by the addition of a small amount of electrolyte also called stabilizer. Then इस टाइप के सॉल्यूशन को आप डायरेक्टली मिक्स करके नहीं बना सकते। Such solution are formed with difficulty. These salt are readily precipitate on the addition of small amount of electrolyte by heating or by shaking and hence are not stable. आपने अगर डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम को मिक्स कर भी दिया तो भी ये प्रेसिपिटेट हो जाता है अगर इलेक्ट्रोलाइट या हीट आपने किया है या शेक किया है, उस केस में ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन शो करेगा। देन ये इरिवर्सिबल है, एक बार अगर प्रेसिपिटेशन हो गया तो अगेन आप कितना भी डिस्पर्शन मीडियम को ऐड कर दीजिए, फिर से ये कॉलॉइडल स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो दीज पॉइंट्स आर द रिवर्स ऑफ द लायोफिलिक कॉलॉइड्स, ओके, विच इज़ कॉल्ड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। सो आई होप आपको ये सेकेंड बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। इसको अपन क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन। तो इसको अपन इजीली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए स्पेशल मेथड्स आपको यूज़ में लेने पड़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स। बट लायोफिलिक को अपन सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों को मिक्स करके, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और देन सेकेंड पॉइंट है स्टेबिलिटी। लायोफोबिक सोल लेस स्टेबल है जबकि लायोफिलिक सोल मोर स्टेबल है। देन रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो लायोफोबिक जो है वो इरिवर्सिबल है और लायोफिलिक जो है दैट इज रिवर्सिबल। देन विस्कोसिटी की बात करें तो लायोफोबिक में जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से, जबकि इसमें जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लायोफोबिक में जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से कट, उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी लायोफोबिक में ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट एंड लायोफिलिक में सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो। फिर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन की बात करें, यानी कि कौन कितना इजीली डिजॉल्व हो जाएगा या सॉल्वेलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस सॉल्वेशन होगा क्योंकि रिपल्शन फोर्स है, अफिनिटी नहीं है, और यहाँ पे मोर सॉल्वेशन होगा। उसके बाद बात करें चार्ज की, तो लायोफोबिक जो कॉलॉइड है उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज उन पार्टिकल्स के ऊपर होगा और वो चार्ज सेम होगा, या तो सभी पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। बट लायोफिलिक में जनरली चार्ज नहीं होगा या फिर लिटिल चार्ज होगा, पार्शियल चार्ज होगा। उसके बाद बात करें अगर विजिबिलिटी की, तो हम लायोफोबिक को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट लायोफिलिक को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कोएगुलेशन की बात करें तो ये थोड़े से ही इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा कोएगुलेशन के लिए। टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक में ज़्यादा शो होगा, लायोफिलिक में कम शो होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्मॉल है कंपेयर टू लायोफोबिक। उसके बाद में माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इन पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव करेंगे। सो माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड
एज दिस पार्टिकल कैरीज चार्ज। सो इस माइग्रेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जबकि इसमें लिटिल चार्ज है या नो चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा इन द केस ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है जनरल एग्जाम्पल। तो जितने भी इनऑर्गेनिक नेचर वाले कॉलोइडल सॉल्यूशन है दैट आर जनरली लायोफोबिक, और जितने भी ऑर्गेनिक नेचर वाले हैं जैसे स्टार्च है, ग्लू है, जिलेटिन है, ये सभी है लायोफिलिक। सो ये डिफरेंसेस है बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। अब देखिए हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज का साइज कैसा है उसके बेस पे थर्ड क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। देखिए साइज के बेसिस पे 3 टाइप के कॉलॉइड सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, सेकेंड है मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड, और थर्ड है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, और इसको हम मिसेल भी बोलते हैं, मिसेल। मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ तीनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का मतलब है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, यानी वो 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में नहीं है, उस केस में क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। वो बड़े पार्टिकल का साइज जो है वो कॉलॉइडल रेंज के अंदर आ जाएगा। तो ये कॉलॉइडल पार्टिकल कैसे बना है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में जो साइज है वो स्मॉल है, बट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स इट कम्स इन द रेंज ऑफ कॉलॉइडल साइज। सेकेंड है मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड। तो मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड में क्या होगा, सिंगल पार्टिकल जो है वो कॉलॉइडल रेंज के अंदर होगा, यानी 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा। सो दैट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर। और थर्ड जो है एसोसिएटेड कॉलॉइड या मिसेल, इसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल काइंड की स्ट्रक्चर बनती है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। मिनिमम उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को अभी थोड़ी देर में हम कवर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर की। देखिए व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड? A large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in the colloidal range, which is 1 to 1000 nanometer. These species thus formed are called multimolecular colloids. Example, gold sol और सल्फर सोल। सल्फर सोल जो है वो बेसिकली S8 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। ओके, सो ये आप नोट कर लेना, साथ में एग्ज़ाम में ये टर्म्स पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर, व्हाट इज़ मैक्रोमॉलिक्यूलर, व्हाट इज़ मिसेल, व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मिसेल इज़ कॉल्ड, what is the concentration of for the formation of micelle is called. So all these terms are very important and are being asked frequently in the exams. Next देखिए, what is macromolecular colloids? The particle of the dispersed phase are sufficiently big in size of the colloidal dimension. तो इसमें जो जनरली पॉलीमर यानी जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हम एज अ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेचुरल पॉलीमर जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स हैं। और आर्टिफिशियल की बात करें तो पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक्स, ये सभी मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड की कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं मिसेल की या एसोसिएटेड कॉलॉइड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, देयर आर सम सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates. The aggregate particles thus formed are called micelle. These are also known as associated colloids. यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लोअर कंसंट्रेशन पे तो एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, बट हायर कंसंट्रेशन पे या आफ्टर अ मिनिमम कंसंट्रेशन वो एसोसिएट होके एक कॉलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसेल. ओके, सो एक मिनिमम टेम्परेचर आपको चाहिए, उससे अगर कम टेम्परेचर है तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा, उससे अगर ऊपर टेम्परेचर है तो मिसेल फॉर्मेशन हो सकता है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर, TK. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के लिए. व्हाट इज क्राफ्ट्स टेम्परेचर? सो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड क्राफ्ट्स टेम्परेचर. उसके बाद में आपको उस मॉलिक्यूल की एक मिनिमम कंसंट्रेशन भी चाहिए, उससे अगर कम कंसंट्रेशन है तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उससे अगर ऊपर कंसंट्रेशन है तो मिसेल का फॉर्मेशन हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन और CMC. So the formation of micelle takes place only above a particular concentration called CMC. अब देखिए, अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा. जैसे कि सोप सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिसेल और एसोसिएटेड कोलोइड्स. तो आप देखते हैं जब आप डिटर्जेंट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट चाहिए फ्रोथ को जनरेट करने के लिए. सो जब फ्रोथ जनरेट हो जाता है दैट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन, और वो मिसेल फॉर्मेशन के कारण कोलोइडल रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम सोप और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए, सोप that is generally sodium or potassium salt of carboxylic acids, and detergents are the salt of sulfonic acids. तो हम एक कोई भी नॉर्मल सोप की स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें एक एल्काइल चेन होगी जो 15, 17, 20, 12 यानी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कैरी करती होगी. उसके एंड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट वो फॉर्म करके रखता है. तो देखिए, इस सोप के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो एल्काइल चेन है ये इसका नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर. और नॉन पोलर पार्ट होने का मतलब ये वाटर के अंदर जब आप डिसॉल्व करोगे तो वाटर को लाइक नहीं करेगा, वाटर से रिपेल होगा या वाटर को डिसलाइक करेगा, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक. सो जितने भी एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, देट आर नॉट डिजॉल्व इन दी वाटर बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. सो ये जो इसका पार्ट है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक. और इसका ये जो हेड है, ये जो एल्काइल चेन है इसको हम टेल भी बोलते हैं, टेल, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम हेड भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए पोलर पार्ट है, ये चार्ज सेपरेशन है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इसकी वजह से ये जो एंड है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड. सो चाहे सोप हो या डिटर्जेंट हो, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक हाइड्रोफोबिक टेल होगी और एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा. और यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है मिसेल फॉर्मेशन के लिए. देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड सर्फेक्टेंट्स. ओके, सो आज की क्लास में
इतना ही। आई होप आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हमने किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अट्रैक्शन के बेस पे 2 बने, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, कौन से के अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें। और थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड, मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिसेल। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिसेल के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को, जो आप क्लोथ्स वॉश करते हो या क्लीन करते हो उसके मैकेनिज्म को, क्योंकि वो भी मिसेल के फॉर्मेशन पे ही बेस्ड है, और इस टाइप के ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सरफेस पे वर्क करते हैं, जैसे सोप कहाँ वर्क करता है, क्लोथ की सरफेस के ऊपर, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सरफेक्टेंट्स। तो हम सरफेक्टेंट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। आयोनिक सरफेक्टेंट क्या है, एनायोनिक सरफेक्टेंट क्या है, कैटायोनिक सरफेक्टेंट क्या है, और न्यूट्रल सरफेक्टेंट क्या है, और उसके एक एक दो एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।